नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मंगलवार को देश का बजट पेश होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट से मिले जनता के फायदे समझाए। प्रमुख मुद्दा इसमें किसान रहा, वो किसान जिससे 6 साल पहले देश में वादा हुआ था। तारीख थी 28 फरवरी, साल था 2016। बरेली की सभा में किसानों से प्रधानमंत्री ने वादा किया कि 2022 किसानों की आय दोगुनी होने का साल होगा। अब 2022 तो आ गया। इस साल को खत्म होने में अभी 10 महीने 27 दिन बाकी हैं। सरकार कहती है कि डबल आय के लिए डबल कोशिश जारी है, लेकिन क्या किसानों की आय 2022 खत्म होने तक दोगुनी हो जाएगी? देश का किसान एक प्रकार से श्रम का देवता है। 6 साल पहले की बात है। तारीख थी 28 फरवरी 2016। जल की भी चिंता हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान कल्याण रैली का मौका था। प्रधानमंत्री के साथ तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद थे। हमारे देश में आजादी के बाद 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की इसी रैली में अपने एक सपने को अगले 6 साल में पूरा करने की बात कही। पहले उस बात को याद करिए। गांव के लोगों को उसकी आय पहुंचे। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है। हो सकती है किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? 2016 से अब 2022 आ चुका है। इस दौरान लगातार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होने की बात कही गई। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हमारा सपना है किसानों की आय दोगुनी करना। 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए, इसका पूरा अभियान पूरे देश भर में राज्य सरकारों और किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार चला रही है। अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2022 में अब किसानों की हकीकत क्या? आय दोगुनी हुई या मुसीबत जस की तस, या फिर डबल इनकम की तरफ कदम बढ़ रहे हैं? पहले इस तस्वीर को देखिए। पानी की एक टंकी है, ऊपर चढ़कर बैठा हुआ शख्स एक किसान है। चिंता अपनी जमीन छिन जाने को लेकर। उसी जमीन पर अगर खेती करने के लिए किसान कर्ज लेता है तो कई राज्यों में नौबत कर्ज न चुकाने पर खुदकुशी तक पहुंच जाती है। परिवार के पास सिर्फ आंसू बचते हैं। यह अगरबत्ती उस किसान की तस्वीर के आगे जल रही जहां 11 महीने के भीतर अकेले महाराष्ट्र में अकोला के गणेश मुरकर जैसे 2500 किसान जान दे चुके हैं। परिवार में 2 बेटे और शादी की उम्र की बेटी है। 12 जनवरी को किसान पिता ने फांसी लगाई। 2 साल से बैंक का खेती करने के मकसद से लिया गया 95,000 का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया था। घर में ही फांसी लगा ली। हम गरीब यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और खेती में लगाते हैं। खेती में कुछ उगता नहीं तो हम क्या करें? इसलिए मेरे चाचा ने आत्महत्या कर ली। उनको टेंशन आ गया था कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बेटे का शिक्षण कैसे होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। हम मजदूरी करते हैं, अगर हमें मजदूरी से नहीं निकलेगा कुछ तो हम कहाँ जाएंगे। किसान जिस खेती के लिए कर्ज लेता है, मौसम की मार के कारण सही फसल न हो पाने पर पैसा चुकाना मुश्किल हो जाता है। घर चलाने की चिंता भारी लगने लगती है। आय क्योंकि इतनी नहीं होती कि किसान घर भी चला पाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2019 के सर्वे के मुताबिक किसानों की देश में औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। 2013 के सर्वेक्षण में किसानों की देश में औसत मासिक आय
6,426 रुपए बताई गई थी। इस हिसाब से 9 साल में किसानों की औसत मासिक आय में 3,792 रुपए बढ़े, लेकिन 6 साल में दोगुनी करने वाले दावे के मुताबिक आय किसान की डबल कब होगी? ये सवाल बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों के सामने भी आया। So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि 28 फरवरी 2016 को किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का सपना देश के लिए देखने के बाद अप्रैल 2016 में इसी उद्देश्य को हासिल करने के मकसद से अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई गई। फिर सरकार की बनाई कमेटी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की कार्यनीतियों की रिपोर्ट 2 साल के भीतर यानी 2018 में जमा कर दी। इसके बाद सरकार ने किसानों की डबल इनकम 2022 तक करने की कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया और अधिकार प्राप्त निकाय का गठन कर दिया। अब जबकि 2022 चल रहा है तो किसानों की आय दोगुनी कब होनी है, इस पर ठोस जवाब नहीं आता। MSP, urea, nutrient in terms of micronutrients which we are giving for farmers, 6,000 rupees Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, एडिशनल इनकम कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टीवेशन, फिर सोलर पंप्स। फाइनली इन दिस बजट आई हैव आल्सो मेड एन अनाउंसमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग। सो देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स इनकम। किसान की समस्याएं एक नहीं अनेक, एकदम मुसीबतों का झुंड किसान के घर, परिवार और खेत पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आवारा छुट्टा घूम रहे गोवंश हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आपको सुबह सुबह ये दौड़ दिखाई पड़ेगी। ये कोई प्रतियोगिता का माहौल नहीं है, दरअसल ये फिक्र है अपनी फसल बचाने की। हम सुल्तानपुर से गुजर रहे थे तो पहली तस्वीर दिखाई पड़ी, सुबह तड़के ये जो जानवर हैं, आवारा पशु, सीधे खेतों में घुसने लगे। कहीं पर ये चरागाहों में रहते हैं, कई जगह पर गौशालाओं में, लेकिन सुबह सुबह ये कहां से आते हैं, किसके पशु हैं, ये कोई नहीं जानता। अब ये खेतों में आते हैं, चर जाते हैं खेतों को, फसल खराब कर देते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है गांव वालों को कि इस कड़कती ठंड में भी या तो रात भर उन्हें जागकर रखवाली करनी होती है, और या फिर सुबह सारा काम धाम छोड़ करके वो इन आवारा पशुओं के पीछे डंडा लेकर निकलते हैं ताकि उनको अपने खेतों से निकाल सकें। तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोग के इलाके? जबरदस्त नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई नहीं संभव है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों की एक ऐसी समस्या को आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो किसानों के बीच बड़ा मुद्दा बनी है। ऐसी एक नहीं सैकड़ों समस्याओं का बोझ हर राज्य में किसान के सिर माथे पर। समस्याओं से जूझते किसान के लिए सरकार का दावा तमाम योजनाओं का, जिनमें से एक है किसान सम्मान निधि। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा। और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है। साल में 3 किश्त में 6,000 रुपए किसान को मिलते हैं, लेकिन क्या इससे किसान समर्थवान हो जाता है? अन्नदाता कब तक दोगुना कमाएगा, उससे पहले जान लीजिए कितना भी कमा पाता है। कृषि मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब के मुताबिक 2019 तक उत्तर प्रदेश में किसान की औसत मासिक आय 8,061 रुपए, जबकि फसल और पशुपालन पर महीने का खर्च औसत 3,433 रुपए, यानी उत्तर प्रदेश के किसान के पास औसत महीने में इसके बाद 4,628 रुपए बचते हैं। उसमें परिवार भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई, सब कुछ करना है। मध्य प्रदेश में किसान की महीने की औसत आय 2019 के सर्वे के मुताबिक 8,339 रुपए। इसमें खेती पशुपालन का औसत खर्च महीने का 3,807 रुपए। फिर परिवार चलाने के लिए किसान के पास महीने में 4,532 रुपए होते हैं। क्या इतने कम पैसे में
कम से कम 4 लोगों का परिवार चल सकता है। राजस्थान में किसानों की आय महीने के 12,520 रुपए बताई जाती है, जिसमें से महीने में फसल उत्पादन और पशुपालन पर 4,134 रुपए खर्च होते हैं, यानी परिवार पालने और घर चलाने के लिए 8,386 रुपए बचते हैं। महाराष्ट्र में दावा है किसान महीने के 11,492 रुपए कमा पाता है। खेती और पशुपालन पर खर्च 4,990 रुपए का है। परिवार चलाने के लिए 6,502 रुपए बचते हैं। क्या इसी रकम में घर चलाकर किसान अपना कर्ज भी चुका सकता है? निश्चित बात है कि नहीं। यही कारण है आरटीआई से मिली जानकारी ने बताया महाराष्ट्र में ही 11 महीने में 2,500 किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी। इसीलिए सरकार देश में तमाम कोशिश करती है ताकि किसान मजबूत हों। जैसे अब 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। दावा है कि किसानों से खरीद में कई गुना इजाफा किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आय में सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। फिर भी देश के किसानों पर 16,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 7 राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज किसान के सिर पर है। सरकार कहती है किसान को मजबूत करने के लिए तमाम योजनाओं के साथ खाद पानी हर सुविधा दी जा रही है। पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े। इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। फर्टिलाइजर के लिए सरकार कोशिश करती है, तो फिर ये नौबत बीच में क्यों आती है, जब पिछले साल बुआई के बाद खाद पाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान को लाठी खानी पड़ी। इसका क्या ये मतलब नहीं कि योजनाएं भले तमाम हों, लेकिन उनका पूरा लाभ हर राज्य में किसानों तक नहीं पहुंच पाता? क्या इसी कारण 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य करने के बाद भी अभी किसानों की आय में बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आता? अकोला से धनंजय सांबले और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आशुतोष मिश्रा, सुल्तानपुर आज तक। कल बजट आया और आज सुबह आत्मनिर्भर भारत वाले बजट पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। शाम को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोलने खड़े हुए। कहा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, पेगासस के जरिए राज्यों की आवाज दबाई जा रही है। तुरंत कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकतंत्र की अहम संस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। सुबह बजट के आधार पर जो प्रधानमंत्री ने कहा और शाम को सरकार को कैसे राहुल गांधी ने घेरा, इसे एक साथ आप देखिए। गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। हमारी सरकार एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन है? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। कर छुटा रहे हैं हम,
एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. To accuse and to abuse Indian judiciary from the floor of the Parliament House, it is beyond my words of condemnation. So Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology before the people of India and to the Indian judiciary and the Election Commission. जनता को ईमानदार शासन का भरोसा देने वाले दल उम्मीदवार कैसे उतारते हैं, यह आपको जानना जरूरी है। यूपी में पहले चरण के उम्मीदवारों में 12 कैंडिडेट महिला अपराध से जुड़े हैं। 6 उम्मीदवारों पर हत्या, 30 कैंडिडेट के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस चल रहा है। हर पार्टी ने आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है। पहले चरण में इस मामले में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर चल रही। आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच इसी गर्मी के बीच नारा भाईचारा बनाम भाजपा का अखिलेश यादव देते हैं। लेकिन ईमानदारी से जनता को सत्ता पाकर शासन का भरोसा देने वाले दलों का भाईचारा है किससे, ये देख लीजिए। पहले चरण के कुल 615 उम्मीदवारों में से 25% यानी 165 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले फेज के 121 उम्मीदवारों का नाम गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल है। सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के पहले चरण में सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के पहले फेज के 28 में से 21 कैंडिडेट यानी 75% प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी दी है। दूसरे नंबर पर अखिलेश की सहयोगी आरएलडी है, जिसके पहले चरण में 29 में से 17 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के 57 में से 29 कैंडिडेट आपराधिक केस वाले हैं। कांग्रेस के 36%, बीएसपी के 34% उम्मीदवार एडीआर की रिपोर्ट में आपराधिक मामले के आरोपी पाए गए हैं। गंभीर अपराध की बात करें तो पहले चरण में समाजवादी पार्टी के 61%, आरएलडी के 52%, बीजेपी के 39%, कांग्रेस के 19% और बीएसपी के 29% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध का केस चल रहा है। तो क्या अपने उम्मीदवारों की
यही खूबी जनता के सामने छिपाने के लिए गर्मी चर्बी जैसे बयानों का शोर खड़ा किया जाता है। आज तक ब्यूरो। कल आम आदमी बजट में दिन भर राहत खोजते ही रह गया, लेकिन रात में उसके जख्मों पर एक तस्वीर ने नमक रगड़ दिया। उसने देखा कि नोएडा में भ्रष्टाचार के नोटों का अंबार पकड़ा गया है। एक तरफ मिडिल क्लास अपनी पाई पाई पर सरकार को टैक्स देकर अपने पेट को कस रहा है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी टैक्स डकार कर माला माल हो रहे हैं। सवाल यह है कि अगर सरकार मिडिल क्लास से टैक्स वसूल सकती है तो भ्रष्टाचारी उसकी नजर से कैसे बच जाते हैं? क्या ईमानदारी से टैक्स भरना कोई गुनाह? भारत के ईमानदार लोग ये तस्वीर और ये आवाज कभी नहीं भूल सकते। कभी नहीं भूल सकते कि कैसे कानपुर के एक कारोबारी के घर से 250 करोड़ से ज्यादा कालाधन मिला था, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के ईमानदार लोगों को चिढ़ाने वाली तस्वीरें उनका पीछा नहीं छोड़ती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 गड्डियां हैं। ये नोट भारत के मिडिल क्लास से धोखे का ताजा सबूत है। भ्रष्टाचार की काली कमाई भारत के उस कमाऊ पूत से भद्दा मजाक है जो पूरी ईमानदारी से हर साल सरकारी खजाने में टैक्स जमा करता है ताकि देश चल सके। ये तस्वीर उस मध्य वर्ग के हौसले को तोड़ने वाली है जो दिन भर बजट में समाज के विभिन्न तबकों को तो राहत पाते हुए देखता है और जब टैक्स में छूट नहीं मिलती तो मन महसूस कर रह जाता है। टैक्स में छूट में तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट सेविंग के एरिया में हमने सोचा था कि 80C में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे सो दैट हम अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो माइट भी कुछ रीजन रहे होंगे इसके लिए। टैक्स स्लैब में राहत नहीं मिली है, लेकिन पिछला जो है जिस तरह से एज इट इज रखा गया है तो कम से कम जैसा बढ़ाया नहीं है तो वो कम से कम राहत की बात है कि क्योंकि सरकार के कोरोना के टाइम में सरकार की इनकम कम रही है तो टैक्स बढ़ने की उम्मीद जो नजर नहीं आ रही, वो एज इट इज रखा है तो ये कम से कम राहत है हमें। नोएडा के घर के बेसमेंट में मिली ये रकम 6 करोड़ रुपए है। 2000 रुपए की 13 और 500 रुपए के 7 बंडल में समाये ये इतने नोट हैं जो किसी भी गरीब और मध्य वर्ग के इंसान के सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नोट बेनामी लॉकर में छिपाए रखे गए थे उन्हें कमाने के लिए उसी आम आदमी को कई जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सामान्य आदमी साल भर में 2,04,200 रुपए कमाता है। इस तरह उसे नोएडा में जब्त किए गए 6 करोड़ रुपए कमाने में तकरीबन 293 साल लग जाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो इतने पैसे कमाने के लिए भारत के किसी भी सामान्य नागरिक को कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। लेकिन जहां जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की चक्की के 2 पार्टों में पूरी ताकत से पीसी जा रही है, वहां मिडिल क्लास को बजट में वित्त मंत्री से सिर्फ शुक्रिया ही मिल पाता है। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. देश में मिडिल क्लास किसी घर के उस बड़े बेटे की तरह है जिसकी तनख्वाह पर माता पिता की दवाई से लेकर छोटे भाई की पढ़ाई और बहन की शादी सब कुछ टिकी है। लेकिन पूरी शिद्दत से राष्ट्र निर्माण में जुटा मिडिल क्लास आयकर की छापेमारी में बेनामी संपत्ति के बंडलों को देखकर थका सा महसूस करता है। 29 जनवरी को आयकर की टीम ने नोएडा में पूर्व IPS की कोठी पर छापा मारा, जहां मानसम नोएडा वॉल्ट्स नाम की कंपनी पिछले 5 सालों से प्राइवेट लॉकर किराए पर देने का काम कर रही थी। आयकर ने जब घर के बेसमेंट में बने 600 लॉकरों की जांच की तो 6 बेनामी लॉकरों से करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये कानूनी काम है। बैंक लॉकर से रेंट आउट करती है, हम भी लॉकर से रेंट आउट करते हैं। हम बैंक से ज्यादा फैसिलिटी देते हैं। मैंने इन द सेंस की बैंक के लॉकर 2 बजे तक चलते हैं, हमारे यहाँ 10 बजे से 8 बजे तक, और संडे को भी हम एक्सेस कराते हैं। अब सवाल यह है कि नोएडा में काले धन का जखीरा कैसे पकड़ा गया, तो इसका जवाब ये तस्वीर है। नोएडा में इस बार चुनावों के दौरान रिकॉर्ड ब्लैक मनी मिल रही है। अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए गाड़ियों में मिल चुके हैं। इन्हीं पैसों की जांच करते हुए आयकर की टीम को बेनामी लॉकरों का
पता चला और करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो देश में एक तरफ मध्यम वर्ग है जो साल भर में 25 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल खरीदते हुए उफ तक नहीं करता। साल भर में 250 रुपए महंगा हो चुका सिलेंडर भी वो शांति से भरवाता है। महंगाई से अपने घर में स्वास्थ्य और दूसरी सर्विस के खर्च में कटौती करके एडजस्ट करने में लगा जब यही मिडिल क्लास नोएडा की कोठियों और गाड़ियों में टैक्स चोरी की इस कमाई को देखता है तो अकेले में खुद से सवाल करता है कि क्या वाकई में ईमानदार होना गुनाह है। भारत का मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक बहुत तरह के टैक्स जाल में फंसा हुआ है। मूल रूप से 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आज के दिन जो 17 एक्ट को मिलाकर जीएसटी बना दिया गया, तो जीएसटी जो है आप अपना फोन भी यूज करते हैं तो उस पर आप जीएसटी पेमेंट कर रहे होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा 6 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 4 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन एक पैसा भी टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो अपनी आय जो है 5 लाख से कम घोषित करते हैं, 2,50,000 से ज्यादा घोषित करते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता। केवल 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स भी देते हैं। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि भारत में केवल 62,000 लोग ऐसे हैं जिनकी जो रिटर्न फाइल करते हैं जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है जिनकी आय। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के घर में तिजोरी, अलमारी, बिस्तर, दीवार और न जाने कहां नोटों की गड्डियां दबी पड़ी हुई मिली थी। अहमदाबाद के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने जब ये छापेमारी की होगी तो सोचा होगा कि शाम तक काली कमाई गिनकर वो काम निपटा लेंगे, लेकिन जब नोटों की गिनती शुरू हुई तब उन्हें समझ में आया कि घर में मिली नोटों की गड्डियों को गिनने का एक काम उनके बस के बाहर का। अफसरों को 257 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गिनने के लिए एसबीआई के अफसरों की मदद लेनी पड़ी। कभी कानपुर तो कभी कन्नौज में मिलने वाली ये काली कमाई उस टैक्स चोरी का नतीजा है जो अगर पकड़ी जाए तो मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो सकता है। द टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने अपनी एक स्वतंत्र रिसर्च में दावा किया है कि भारत में सालाना 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी होती है। यानी भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी कमाई पर ईमानदारी से टैक्स नहीं भरता और सालाना 70,000 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगाता है। आज तक ब्यूरो। टैक्स चोरी रोकने और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए बजट में इस बार बड़ा ऐलान किया गया, जिसके अनुसार तलाशी और छानबीन में मिलने वाली अघोषित आय पूरी तरह से जब्त की जाएगी। मतलब यह हुआ कि अगर किसी टैक्स चोर के यहां छापेमारी होती है और अघोषित आय मिली तो सरकार उसे कुछ हिस्सा भी नहीं लौटाएगी। जिस देश में सालाना 2 करोड़ 69 लाख लोग विदेश यात्रा करते हो, जिस देश में लग्जरी गाड़ियों की बिक्री में 167% का इजाफा हुआ हो, जिस देश में सिर्फ 4% अमीर किसानों पर टैक्स लगाकर 25,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई जा सकती हो, उस 130 करोड़ की जनसंख्या में 2% लोग भी टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर भारत आमदनी छिपाने वालों का देश है। यही वजह है कि अलीगढ़ की तंग गलियों में जब करोड़पति कचौड़ी वाले पर छापा मारा जाता है तो देश हैरान हो जाता है। अलीगढ़ का मामूली कचौड़ी वाला हम सबको ये याद दिलाता है कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी से टैक्स नहीं भरते। इसी वजह से सारा बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर आ जाता है। देखिए, भारत में टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम टैक्स रिटर्न की बात करें तो अभी इसी साल जो है 5 करोड़ 75 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करी है। 5 करोड़ 75 लाख केवल 4% टोटल पॉपुलेशन का, जो 130 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, केवल 4% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें भी बाकी लोग जो रिटर्न फाइल नहीं करते, बेसिकली कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की बात करते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं। जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको तो एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद में सरकार के वो मायाजाल में फंस जाते हैं वो, और उसके बाद सरकार की स्क्रूटनी चालू हो जाती है, उस पर निगरानी चालू हो जाती है। लेकिन बहुत लोग जो है रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं। ये टैक्स का पैसा अगर देश में आ जावे, इनकम टैक्स में मूल तौर से 12 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी साल में मानी गई है कि इतना 1 लाख करोड़ जो है हर एक महीने हमारी रिकवरी हो। लेकिन वो जाते जाते हम देखते हैं कि वो 7 से 8 करोड़ के आसपास रह जाता है। तो इनकम टैक्स में टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता। तो टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। इस वजह से टैक्स चोरी और भ्रष्टाचारी मौज करते हैं और उनकी अकूत संपत्तियों का पता आयकर विभाग की छापेमारियों से देश को होता है, जब उनके घर के पाइपों से करारे नोट निकलते हैं। ये पिछले साल नवंबर की तस्वीर है, जब कर्नाटक की एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुलबर्गी में एक पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान घर की ड्रेनेज पाइप से लगभग 13 लाख रुपए बरामद हुए।
अगर कहें कि भारत के लोगों ने भ्रष्टाचार को कबूल कर लिया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंसान की कीमत उसकी हैसियत उसके बैंक बैलेंस से आकी जाती है। सेफ लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक हर साल ट्रक ड्राइवर ही अकेले 48,000 करोड़ रुपए की घूस दे देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि रजिस्ट्री ऑफिस, पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रांसपोर्ट ऑफिस और आयकर विभाग में सबसे ज्यादा घूस दी जाती है। ये विभाग भ्रष्ट अफसरों के लिए सोने की मुर्गी से कम नहीं है। जहां काम करने की तनख्वाह वो सरकार से लेकर अपनी एक जेब में रखते हैं और दूसरी जेब जनता से काम करने की एवज घूस रखी जाती है। इसीलिए जब भी इन अफसरों और कर्मचारियों के घर ठिकानों पर छापा मारा जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इनकी बेनामी संपत्तियों का खुलासा होता है। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है, और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है, और मैं उसको करके रहूंगा। भारत में भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी की सबसे बड़ी वजह असंगठित क्षेत्र भी है, जिन्हें चलाने वाले कारोबारी अक्सर अपनी कमाई का हिसाब सरकार को नहीं देते। इसमें सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले मिठाई वाले से लेकर कचौड़ी की छोटी दुकान चलाने वाला शामिल है, जो अपनी आय छिपाने के लिए संबंधित अफसरों को घूस देते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मिडिल क्लास की अगर आप बात करें तो सबसे बड़े तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। सरकारी अफसरों का जो सैलरी है तक है तो उनका तो हर महीने टैक्स कट जाता है। और जहां तक करप्शन का सवाल है, करप्शन के लिए हर स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो है और सेंट्रल लेवल पे ये सीबीआई है, और कुछ केस जो है वो ईडी भी देखती है। तो जो करप्शन है इसको मिटाने का काम जो है इनकम टैक्स का मेन नहीं है, इसका काम मेन जो है ये सीबीआई, ईडी, एसीबी इस तरह की एजेंसी का है। तो अगर हम करप्शन, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इनकम टैक्स की समस्या कम है, बल्कि इन एजेंसीज को अगर ज्यादा इफेक्टिव हो तो गवर्नमेंट में करप्शन रुकेगा। दुनिया भर के देश अपने ईमानदार टैक्स पेयर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत में टैक्स देने वाले लोग जब टैक्स चोरी करने वालों को मौज उड़ाता देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए अगर टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ता है तो सरकार की आय में इजाफा होगा और शायद तब मिडिल क्लास को बजट से निराशा हाथ नहीं लगेगी। वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दरअसल भारत में भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया गया है एक तरह से। आप भी न जाने कितने लोगों को जानते होंगे जो करप्शन करते हैं, टैक्स चोर हैं, लेकिन समाज में उनकी बड़ी हैसियत भी है। जब तक टैक्स चोरी करने वालों को दुत्कारा नहीं जाएगा, समाज उनसे दूरी नहीं बनाएगा, किसी भी सिस्टम के लिए अकेले इस समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल होगा। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।